हंसराज ने जब अम्मा जी को बताया कि अभिनव यानी टाइगर जिंदा है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिस कुर्सी पर वो बैठी थी वो उन्हें डोलती हुई सी महसूस हो रही थी। हालांकि पूरे हॉल में कहीं कोई खिड़की खुली नहीं थी, फिर भी अम्मा जी को ऐसा लग रहा था जैसे पूरे हॉल में तूफान आ गया था। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। इससे पहले कि अम्मा जी के दिल की धड़कनें रुक जाती और उनकी सांसें टूट जाती, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, पकड़कर बाहर फेंकवा दो इस आदमी को। और उन्होंने हंसराज की दिशा में उंगली उठा दी। जैसे ही हंसराज ने उन्हें इस हाल में देखा तो वो समझ गया कि उसका तीर निशाने पर लग गया था। इसलिए उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ नजर आने लगी थी। उधर अम्मा जी का हुक्म सुनते ही जगदीश ने भी अपने होश संभाले और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर बुला लिया। कुछ ही सेकंड्स में हंसराज को उठाने के लिए कम से कम 20 गार्ड्स हॉल में दाखिल हो गए थे। इससे पहले कि उनमें से एक भी गार्ड हंसराज को हाथ लगाता, हंसराज ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं जो कहने आया था वो मैं कह चुका हूं। अब मैं खुद आपसे विदा लेना चाहता हूं अम्मा जी। जल्दी मुलाकात होगी दामोदर सर और टाइगर के साथ। और इतना कहते ही हंसराज किसी हाथी की तरह चलते हुए उस हॉल से बाहर निकल गया था। उसके हर कदम से हॉल की फर्श डोल रही थी, कांप रही थी। इधर हंसराज के बाहर जाते ही अम्मा जी बुरी तरह से कांपने लगी थी। जगदीश समझ गया था कि उनकी हालत ठीक नहीं थी, उन्हें दिल का दौरा ना पड़ जाए, इसलिए जगदीश उनके पास आया और उनकी टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाते हुए बोला, पानी पी लीजिए माँ। उस चिंगावत को फोन लगाओ। अम्मा जी ने बड़बड़ाते हुए कहा। जगदीश ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं करता हूं, आप पहले पानी पी। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, अम्मा जी ने जगदीश के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। जगदीश उस तमाचे से पूरी तरह हिल गया। पानी का ग्लास भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। जगदीश ने अपने गाल पर हाथ रखकर जब अम्मा जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, जितना बोला है उतना कर। जगदीश ने एक गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाया और अपना फोन निकाल लिया और दिक्पाल को फोन मिलाने लगा। उधर से आवाज आई, जिस नंबर से आप अभी संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच्ड ऑफ है। जगदीश ने फोन काटा और अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, उसका नंबर बंद है। अम्मा जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, पुखराज को फोन करो, उससे कहो कि दामोदर को जल्द से जल्द यहाँ लेकर आए। क्या? लेकिन माँ, पुखराज अब तक दामोदर से साइन। इससे पहले कि जगदीश फिर से अपनी बात पूरी कर पाता, अम्मा जी ने उसे तलवार की नोक जैसी नजरों से घूरते हुए देखा। जगदीश बीच में ही रुक गया और तुरंत उसने अपने फोन में पुखराज का नंबर डायल कर दिया। उधर जब जगदीश पुखराज से बात कर रहा था तब इधर अम्मा जी दीवार पर टंगी उस तस्वीर को देख रही थी जिसमें उनका पूरा परिवार था। काश कि तू हमें उस दिन मिला ही ना होता। अम्मा जी ने उस तस्वीर में खड़े एक आदमी को देखते हुए कहा और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उधर जब हंसराज अम्मा जी के घर से निकल गया था तब इधर 3 घंटे से भी कम के अंदर अलायना को छोड़कर बाकी सारे सीनियर्स अभिनव के घर पहुंच चुके थे। अभिनव ने अलायना को मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म तो कर दिया था, लेकिन उसे आने नहीं दिया। वो चाहता था कि फिलहाल अलायना आराम करे और बेवजह खतरों में ना पड़े। जब अलायना ने उसका नया प्लान सुना तो वो थोड़ी नाराज भी हो गई थी। उसके हिसाब से अभिनव को अर्जुन को मार देना चाहिए था। हालांकि अभिनव ने उससे अपना मकसद समझा दिया था। मीटिंग में ना आ पाने की वजह से अलायना ने चाहा कि वो आज रात अभिनव के साथ डिनर करे, जिस पर अभिनव ने एक कमजोर सी हामी भर दी थी। उसका दिमाग फिलहाल अर्जुन को लेकर भटका हुआ था, इसीलिए अभिनव इस वक्त बाकी किसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। जब सारे सीनियर्स वहां जमा हुए तो सबसे पहले बलराज ने अभिनव से पूछा, तो दिक्पाल को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगाने के लिए तुमने कोई प्लान बनाया या नहीं? अभिनव, जो कि बलराज के सामने ही बैठा हुआ था, उसने एक गहरी सांस ली और बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन उससे पहले मैं अर्जुन को सबक सिखाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। हाँ, मुझे याद है कि मैंने ये कहा था कि मैं दिक्पाल के मरने से पहले अर्जुन को नहीं मारना चाहता हूँ, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा।
उसको उसकी औकात तो दिखानी पड़ेगी। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो इतने में डीके ने कहा, क्या हम लोग अर्जुन के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए? मोंटी ने डीके के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम लोग इसी काम के लिए इकट्ठा हुए हैं। अर्जुन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। उसने अनन्या के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद उसे इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। अगर दिक्पाल सांप है तो वो सपोला। हम सपोले के सांप बन जाने से पहले ही उसके दांत निकाल लेना चाहते हैं। बलराज ने मोंटी की बात सुन हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर बताओ तुम्हें हमसे क्या मदद चाहिए? प्लान क्या है? अभिनव ने बलराज को एक पल के लिए देखा और फिर दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि अर्जुन को जेल से बाहर निकाला जाए। उसके बाद उसके साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा। हाँ, लेकिन हम अर्जुन को जेल से बाहर निकालेंगे कैसे? पुलिस डिपार्टमेंट में दिक्पाल के नाम की चवन्नी चलती है। 80% पुलिस वाले सरकार के कम, दिक्पाल के ज्यादा वफादार हैं। ऐसे में हम अगर जेल में या पुलिस डिपार्टमेंट में अपने जासूसों को भी छोड़ दे तो भी हम ये काम नहीं कर पाएंगे। बलराज ने अभिनव की बात के जवाब में कहा। अभिनव उसकी बात सुन मुस्कुराया और बोला, तुमने सही कहा, 80% पुलिस दिक्पाल की गुलाम है, लेकिन उस 80% पुलिस को अपने इशारे पर जो नचाता है वो हमारे साथ है। मैं सीबीआई के डायरेक्टर गिरिराज की बात कर रहा हूँ। मेरी उनसे बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि वो हमारी इस काम में पूरी मदद करेंगे। उनके होने से हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। हमें बस जेल में अपने कुछ जासूस छोड़ने हैं जो अर्जुन को बाहर लाने में हमारी मदद करेंगे। तुम उन जासूसों को तैयार करो, बाकी मैं देख लूंगा। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो सब लोगों के चेहरों पर चमक आ गई। उन्हें लग रहा था कि अभिनव का प्लान सही दिशा में जा रहा है। उसकी बात पूरी होते ही लोकेश ने अभिनव को देखा और कहा, मेरे पास एक आदमी है जो हमारे इस काम में मदद कर सकता है। उसके और बलराज के आदमियों की मदद से हम लोग अर्जुन को 100% बाहर निकाल लाएंगे। उसकी बात में डीके ने जोड़ते हुए कहा, बहुत बढ़िया। अब अगर एक बार अर्जुन को पुलिस वालों ने फरार घोषित कर दिया तो दिक्पाल के हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। ऐसे में हम अपने प्लान के हिसाब से आसानी से उसकी गर्दन दबोच सकते हैं।